सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके क्या करने वाले हैं, सीरीज है, ये सीरीज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है अपना साइंस का बेच चल रहा है। उस साइंस के बेच में सबसे पहले अपन ने क्या ली थी, बायोलॉजी ली थी। बायोलॉजी के अंदर भी अपन ने आपका जो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपका, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इन सबको अपन ने क्या कर लिया भाई, कंप्लीट कर लिया है। आज अपना मेन रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही अपना लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है, जिसके अंदर अपन देखते हैं किन किन चीजों को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या बात कर लेते हैं, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यह भी पता होना चाहिए कि आखिरकार रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है, मतलब एक वो प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एज इट इज खुद के जैसे ही क्या कर लेता है। देखिए आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होता, लेकिन खुद के जैसे ही क्या कर लेता है, वो स्प्रिंग को क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। बोले तो एक नए इंडिविजुअल को, सेम ही स्पीसीज के नए इंडिविजुअल को क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, निर्माण कर लेता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी रिप्रोडक्शन कहलाती है। ये डेफिनेशन होगी। यदि अपन इसको प्रैक्टिकली समझे, अच्छे से समझे, तो सीधी सी बात है कि जो मेल होता है, मेल के द्वारा क्या रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होता है, जबकि फीमेल के द्वारा क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। ये चीज आप 7th 8th 9th 10th हर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो आपका रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या होगा, मेल का जो स्पर्म रहेगा, फीमेल का जो एग रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की भी डेफिनेशन आ जाती है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल का स्पर्म हो गया, फीमेल का एग हो गया या ओवम हो गया, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इस जाइगोट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो से क्या हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटे बच्चे का निर्माण हो जाता है। फिर जैसे कि आप सब हैं, आप सब क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो ये जो सारी की सारी प्रोसेस थी, इस प्रोसेस में क्या हो गया कि एक मेल था, एक फीमेल थी, इन दोनों के जो स्पर्म हो गया, इसका तो इसका ओवम हो गया, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे क्या बन गया, एक जाइगोट बन गया। यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि रिप्रोडक्शन आखिरकार क्या होता है। अब जो आपका रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से की बात करें तो एक तरीके से तो हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या हो सकता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन हो गया, यहां पे क्या आ गया, लैंगिक प्रजनन आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से पता चल रहा है, एसेक्सुअल मतलब यहां पर क्या होगा, इन्वॉल्व इसमें क्या होगा, ओनली फॉर जो आपका एक सिंगल पेरेंट रहेगा, उससे ही क्या हो जाएगा, यहां पे दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे एक ही जो रहेगा। लेकिन यहां की खासियत क्या रहेगी कि एक जैसा पेरेंट था, सेम टू सेम उसकी क्या हो जाएगी, फोटोकॉपी देखने को मिल जाएगी। इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गेमेट का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, जो भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो जेनेटिकली क्या होगा, एक से 30 पेरेंट के समान ही होगा। इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है, बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, दो लोगों की यहां पे क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। एक मेल हो गया, एक क्या आ गया, फीमेल हो गया। मतलब दो पेरेंट्स मिलकर क्या कर लेते हैं, जाइगोट का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इस जाइगोट के फॉर्मेशन से क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया। मतलब दो लोगों के जो गेमेट्स थे, इन गेमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे क्या बन गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से क्या हो गया भाई, बच्चे का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर जो बच्चा बनेगा वो क्या होगा, जेनेटिकली रूप से क्या होगा, जो आपके माता पिता रहेंगे यानी जो पेरेंट्स रहेंगे उनके सिमिलर नहीं रहेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट की जरूरत रहती है, जबकि यहाँ पे दो पेरेंट्स की, मतलब दो लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। जबकि यहां पर किसी भी तरह का गेमेट नहीं बनता है, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, गेमेट की जरूरत रहेगी। और गेमेट कौन होंगे, मेल के द्वारा तो स्पर्म रहेगा, फीमेल के द्वारा क्या रहेगा, एग रहेगा, बोले तो ओवम रहेगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चा बनेगा, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो क्या होगा, जेनेटिकली जो माता पिता रहेंगे, मतलब जो पेरेंट है, उन पेरेंट के सेम रहेगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट से बिल्कुल अलग रहेगा जेनेटिकली रूप से। तो ये हो जाता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब
सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी बात करेंगे। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भी अपन दो सिस्टम को पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दो सिस्टम दे रखे हैं। पहला सिस्टम तो दे रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा दे रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोले तो नर प्रजनन तंत्र एंड मादा प्रजनन तंत्र। तो सबसे पहला जो आज वाला जो अपना लेक्चर रहेगा इसमें कंप्लीट फोकस रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन डिटेल में क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो ये मेल वाला पार्ट आ जाता है, ये फीमेल वाला पार्ट आ जाता है। तो चलिए वन बाय वन करके सबसे पहले जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको यदि अपन देखने की कोशिश करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहेगा, एक तो क्या रहेगा, पेनिस रहेगा। इसके अलावा वास डिफरेंस, ये जो आप धागे नुमा जो रस्सी देख रहे हैं ये क्या आ जाती है, वास डिफरेंस आ जाती है। ये क्या आ जाते हैं, मेल के दोनों क्या आ जाते हैं, आपके टेस्टिस आ जाते हैं। जो टेस्टिस रहते हैं ये हमेशा एब्डोमेन कैविटी से बाहर की साइड में रहते हैं और किस में रहते हैं, स्क्रोटम का एक आवरण रहता है, एक थैला रहता है, उस थैले में दोनों के दोनों आपके टेस्टिस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड पे क्या होती है, आपकी जो सेमिनल वेसिकल्स होती है, बोले तो आपकी जो शुक्र वाहिनी होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इनको अपन एकदम डिटेल में देख लेंगे। फिर बात करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर फीमेल की वेजाइना आ जाती है, उसकी सर्विक्स आ जाती है, उसकी ओवेरी आ जाती है, ये उसका यूट्रस वाला पोर्शन आ जाता है और ये इसकी क्या आ जाती है, फैलोपियन ट्यूब आ जाती है। तो इनको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। आज मेन फोकस किस पे रहेगा, इस वाले पोर्शन पे रहेगा। कल वाले वीडियो में, अगले लेक्चर में इसको अपन फोकस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ही बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोले तो नर प्रजनन तंत्र की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पे दो ऑर्गन्स का क्या रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दो ऑर्गन्स की बात करें तो पहला तो आ जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको बोलेंगे प्राथमिक जो आपके यौन अंग है वो आ जाते हैं। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर क्या आ जाते हैं, आपके द्वितीयक जो आपके लिंग मतलब जो आपके सेक्स ऑर्गन है वो इसमें आ जाते हैं। बात करें, पूछ ले जाए कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है मेल के अंदर, नर के अंदर, तो याद रखना कौन होते हैं, टेस्टिस होते हैं, बोले तो वृषण होते हैं। जबकि पूछ लिया जाए कि भाई द्वितीयक जो आपके सेक्स ऑर्गन रहते हैं वो मेल में कौन से रहते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका अधिवर्षण, जिसको क्या बोला जाता है, इफिडिडाइमस इसको बोला जाता है। फिर आ जाती है वास डिफरेंस, जिसको बोला जाता है शुक्राणु वाहिनी बोला जाता है। सेमिनल वेसिकल्स आ जाती है, जिसको शुक्राशय बोला जाता है। एंड आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाती है। इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको क्या बोला जाता है, कॉपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या आ जाता है, आपका पेनिस आ जाता है। यदि पूछ लिया जाए इनकी संख्या कितनी होती है, तो हमेशा याद रखना जो इफिडिडाइमस होता है, बोले तो अधिवर्षण होता है, ये नंबर के अंदर तो 2 होता है एंड पेयर में कितना होता है, 1 प्रेजेंट होता है। ठीक ऐसे ही वास्ट डिफरेंस की बात करें तो ये भी नंबर के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, 2 होती है, पेयर में 1 प्रेजेंट होती है। सेमिनल वेसाइकल की बात करें, शुक्राशय की बात करें तो ये भी नंबर में 2 होता है, पेयर में कितना होता है, 1 होता है। जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी ओनली 4 कैसी होती है, एक ही होती है, सिंगल ही होती है। फिर आ जाती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या जिसको अपन प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ये भी नंबर में कितनी होती है, मतलब पेयर के अंदर कितनी होती है, 1 होती है और नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। जबकि बात करें पेनिस, पेनिस आपका कितना होता है, ओनली 4 1 ही होता है। तो चलिए अब अपन इनको अच्छे से देखते हैं। तो ये क्या था, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो अभी अपन ने बात की थी कि ये आपके क्या है, दोनों के दोनों आपके क्या आ जाते हैं, टेस्टिस आ जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपके टेस्टिस। तो टेस्टिस कितने थे, आपके 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं, बोले तो नंबर में कितने होते हैं, ये आपके 2 रहने वाले हैं। जबकि बात करें इफिडिडाइमस, तो इफिडिडाइमस या बोले तो जो आपका अधिवर्षण है, अभी अपन ने बात की थी, अधिवर्षण नंबर में कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं। तो एक तो देखिए, एक टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा और ये दूसरे टेस्टिस पे प्रेजेंट रहेगा। तो नंबर में तो 2 होंगे और क्या होंगे, नंबर में 2 होंगे और पेयर में कितना होगा, आपका 1 होगा। जबकि अब यहां से क्या हो रही है, एक देख रहे हैं आप, नली निकल रही है। ये जो नली रहेगी, इस नली को क्या बोला जाता है, शुक्र वाहिनी बोला जाता है, बोले तो वास डिफरेंस बोला जाता है। ये भी नंबर में कितनी होती है, 2 होती है, पेयर में 1 होती है। देखिए, एक ये वाली रही, एक ये वाली रही। ठीक ऐसे ही बात कर लेते हैं आपके इसके बाद में, ये कहां पे आ जाती है, आपकी वास डिफरेंस का ये एम्पुला वाला पार्ट आ जाता है। एम्पुला का यहाँ पे मतलब क्या आ जाता है, जो फुला हुआ पार्ट होता है, साइंस की लैंग्वेज में उसको एम्पुला बोला जाता है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, मेल एंड जो फीमेल होता है उनके अंदर, मेल की यदि बात करें तो मेल के अंदर जो आपका मूत्राशय होता है, मतलब ये आपकी कौन सा होता है,
ये जो आपका मूत्राशय होता है बोले तो वो आपका जो ब्लेडर होता है, ये जो आपका ब्लेडर रहेगा, एंड जो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आपका यूरिन स्टोर रहेगा। तो यूरिन भी क्या होता है, इसी पाथवे से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। एंड जो स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म भी क्या होता है, इसी पाथवे से क्या आता है, बाहर आता है। जबकि फीमेल के अंदर क्या होते हैं, दोनों पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब मूत्र के लिए मतलब अलग होता है, एंड जबकि द्वारा जो स्पर्म वगैरह मतलब जो एक ओवा होता है उसके लिए अलग होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मेल में तो एक ही पाथवे होता है, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, दोनों अलग अलग पाथवे होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में ये आपकी क्या आ जाती है, सेमिनल वेसिकल बोले तो शुक्राशय आ जाता है। ये भी आपके नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एंड पैर में कितने होते हैं, 1 होते हैं। फिर यहां से कहां जाएगा आपका स्पर्म, कहां तक पहुंच गया, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंच गया। जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये ओनली फॉर सिंगल ही रहती है। कितनी होती है आपकी, सिंगल ही होती है, एक ही होती है। आई थिंक मैंने यहाँ पे 2 बता दिया है, नहीं प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, ठीक है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये आपकी कितनी होती है, ओनली फॉर एक ही होती है। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 आपको यहाँ पे दानेदार स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी। ये जो दानेदार स्ट्रक्चर है इसी को क्या बोला जाता है, आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोला जाता है, बोले तो काउपर ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा यहां से फिर आगे कहां जाएगा, आपके यूरिथ्रा में आ जाएगा। बोले तो ये आपका क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। ये जो यूरिथ्रा वाला पार्ट रहेगा यहीं से यूरिन आएगा और यहीं से क्या आता है, आपके स्पर्म आते हैं। तो ये चीज याद रखना है, दोनों का एक ही पाथवे होता है जो आपका यूरिथ्रा वाला पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, मेल का जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके अंदर जो जो आपकी इंपोर्टेंट ग्लैंड्स है वो चीज अपन ने बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी की। तो सेम यही डायग्राम भी सेम टू सेम वही है, बस अंतर इतना है कि ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या होते हैं, एक थैले में प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए टेस्टिस है, ये टेस्टिस एक थैले में प्रेजेंट रहते हैं। इस थैले को क्या बोला जाता है, स्क्रोटम बोला जाता है। बोले तो क्या बोला जाएगा, स्क्रोटम बोला जाता है, वुल्सन कोष बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले टेस्टी की, जो प्राइमरी आपका सेक्स ऑर्गन था उसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपका टेस्टिस रहता है, याद रखना ये नंबर में कितना होता है, 2 होते हैं। पैर में कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखना टेस्टिस एक पैर में प्रेजेंट होता है, नंबर में बोले तो आपके 2 प्रेजेंट होते हैं। इसकी शेप की बात करें तो इसका आकार कैसे होता है, अंडाकार होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ओवल शेप होता है, अंडा आपने देखा ना एक, सेम वैसे ही क्या होते हैं आपके टेस्टिस की स्ट्रक्चर होती है। आगे बात कर लेते हैं इसकी साइज की, कि आखिरकार इनकी साइज कितनी होती है। तो लगभग 5 सेंटीमीटर क्या होती है, इनकी साइज होती है। इनका वेट पूछ लिया जाए कि भाई इनका वजन कितना होता है, तो वजन ऑलमोस्ट इनका कितना होता है, 15 ग्राम वजन होता है आपके टेस्टिस का। इसके अलावा इसका कलर पूछ लिया जाए कि आखिरकार इसका कलर कैसा होता है, तो पिंक कलर होता है। बोले तो गुलाबी क्या होता है इसका कलर रहने वाला है जो आपके टेस्टिस है इसका। अब पूछ लिया जाए कि टेस्टिस आखिरकार कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखना है, लोकेशन वाला एंड जो टेम्परेचर वाला। जो आपके टेस्टिस रहते हैं ये क्या होते हैं, शरीर के जस्ट बाहर। आप सबको पता है ये आपकी क्या होती है, एब्डोमेन कैविटी होती है, आपकी थोरेसिक कैविटी होती है। तो एब्डोमेन कैविटी के जस्ट बाहर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, जो स्क्रोटम होता है बोले तो वृषण कोष के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसके टेम्परेचर की बात करें तो आप सबको पता है कि आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है। अब क्वेश्चन तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है कि भाई ये आखिरकार स्क्रोटम पे प्रेजेंट क्यों होते हैं, मतलब शरीर से बाहर एब्डोमेन कैविटी से आउटसाइड बाहर के साइड में ये क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि आपका जो शरीर है, इस शरीर का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री होता है। ऑलमोस्ट कितना होता है, 37 डिग्री होता है। लेकिन जो आपका स्पर्म होता है, इस स्पर्म क्या होता है, 37 डिग्री के ऊपर क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। बोले तो ये मर सकता है। अब ये मर सकता है तो क्या है, रास्ता ये निकाला गया कि भाई शरीर ने तो सीधी सी बात कर ली, क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर है इसको कौन, आपके शरीर जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस का आपने नाम सुना होगा, एंडोक्राइन सिस्टम में अपन ने पढ़ा था। तो हाइपोथैलेमस तो भाई बोलता है कि तुमको जो करना है वो कर लो, हम तो क्या करेंगे, शरीर का जो टेम्परेचर है वो सुटेबल ह्यूमंस का कितना होता है, 37 रहता है। ओनली फॉर, ऐसे नहीं है कि ओनली और अपन को स्पर्म बनाने हैं, स्पर्म बनाने के लिए अपन है वो शरीर का टेम्परेचर है ये 34 डिग्री 35 डिग्री कर दे, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पर्म बनाने के चक्कर में क्या हो जाएगा, इंसान ही मर जाएगा। तो सीधी सी बात है, अपन को सबसे पहले क्या करना है, सर्वाइव करना है, डार्विन ने कहा है। तो सीधी सी बात है, अपन को सर्वाइव करना है, तो उसका बीच का रास्ता निकाला गया कि तो ऐसा करते हैं कि इनको क्या करते हैं, शरीर से बाहर की साइड में रख देते हैं। और किस में रख देते हैं, एब्डोमेन कैविटी से चिपके जो स्क्रोटम वाला पार्ट है, त्वचा का थैला क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और वहां
यहाँ पर स्पर्म जो आपके टेस्टिस है, इन टेस्टिस को बाहर रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है ऑलमोस्ट 2 से 2.5 डिग्री तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जो आपके स्पर्म रहते हैं इनको ऑलमोस्ट 30 मतलब 35 डिग्री तक का जो 34, 35, 33 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है इसमें ये इजीली बन सकते हैं। तो बीच का रास्ता ये निकाला गया कि भाई जो आपके टेस्टिस है इनको क्या कर देते हैं, एब्डोमेन कैविटी से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है, कम होता है। चलिए ये चीज तो अपन ने समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने के लिए चाहिए ना, क्योंकि शरीर के अंदर अपना सारा प्रोजेक्ट है, हाइपोथैलेमस वगैरह सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो इस टेम्परेचर को बाहर भी तो कोई होना चाहिए ना, कोई मसल्स होनी चाहिए जो इसको रेगुलेट कर सके। तो जो आपके टेस्टिस है इसके बाहर की साइड में जो स्क्रोटम है ना, यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से क्या होती है, कुछ मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। इन मसल्स को क्या बोला जाता है, डॉर्टस मसल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉर्टस मसल्स बोला जाता है। मतलब जो आपका स्क्रोटम रहेगा इसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है, इन मसल्स को डॉर्टस मसल्स बोला जाता है। और यही जो मसल्स होती है ये आपके जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो गर्मियों के टाइम पे आपने देखा होगा जो टेस्टिस रहते हैं, मतलब जो आपका स्क्रोटम होता है ये थोड़ा सा नीचे की साइड में लटका हुआ रहता है, जबकि जैसे ही सर्दी का टाइम होता है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि क्या हो जाए, टेम्परेचर क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। तो इन सबको करने का काम किसका करती रहती है, जो आपकी डॉर्टस मसल्स रहती है, डॉर्टस मसल्स रहती है, इसका ये चीज काम रहती है। आई थिंक टेस्टिस के बारे में आप सबको पता चल गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं जो आपके टेस्टिस है इसकी स्ट्रक्चर की। तो याद रखना ये जो टेस्टिस में जो आपका स्क्रोटम था इसके अंदर भी क्या होती है, इसको कवर करके ये जो टेस्टिस अंदर की साइड में प्रेजेंट है इसकी के अंदर भी 3 प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसकी सुरक्षा करती है। तो ये तीनों जो लेयर है इनके नाम आपको है वो याद होने चाहिए कि कौन सी अंदर है, कौन सी बाहर है, कौन सी बीच में प्रेजेंट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपके वसन के बाद क्या होती है, 3 सुरक्षात्मक जो आपकी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये प्रेजेंट होती है। तो सबसे बाहर की साइड में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, ट्यूनिका वेजिनलिस बोला जाता है, जो क्या होती है बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है। बीच में बात करें तो बीच की साइड में जो आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। जबकि अंदर के साइड में क्या होती है, जो आपकी ट्यूनिका वास्कुलोसा होती है ये अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है। तो याद रखना 3 आपकी क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, 3 परतें प्रेजेंट होती है। इन तीनों परतों का आपको नाम है वो पता होना चाहिए। सबसे पहली आएगी ट्यूनिका वेजिनलिस, दूसरी आ जाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो आपकी तीसरी आ जाती है वास्कुलोसा जो अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है। ये बाहर है, सबसे बाहर प्रेजेंट है, ये बीच में प्रेजेंट है और ये सबसे अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है। अब आगे बात करते हैं, अब अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो आपका वसन है ये आप अंदर की साइड में देख रहे होंगे। ये जो वसन है इसकी स्ट्रक्चर यदि अंदर से देखें, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा इसके अंदर भी कुछ आपको धागा धागा दिखाई दे रहा होगा, धागेनुमा स्ट्रक्चर आपको इजीली दिखाई दे रही होगी। ये पालियों के रूप में इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। तो जो आपका एक, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्म क्या होते हैं आपके नंबर के अंदर 2 प्रेजेंट हो रहे हैं, तो अपन एक सिंगल आपका जो वसन है टेस्टिस है इसकी बात कर रहे हैं। एक सिंगल जो आपका टेस्टिस रहता है, याद रखना इसके अंदर ऑलमोस्ट पूछ ले जाए कि कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखना ऑलमोस्ट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे क्या है, 1 2 3, ये जो टेस्टिकुलर आपके क्या रहने वाले हैं, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक सिंगल वर्सन में कितने होते हैं, 250, और दोनों में पूछ लिया जाए तो ऑलमोस्ट 500 550 के समथिंग एक सिंगल वर्सन के अंदर क्या होते हैं, जो आपकी वर्सन पालियां हैं बोले तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ये अंदर की साइड में जो आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं। चलिए ये तो अपने बात कर ली, मतलब ये जो खांचे है ना, इन खांचों की बात कर रहा हूं, जो ब्रैकेट बने हुए हैं ना इन खांचों की बात कर रहा हूं। अब जो एक आपका सिंगल, मतलब जो आपका इस एक की बात कर लेते हैं ओनली फॉर इसकी, कि ये जो एक आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है, बोले तो सेमिनिफेरस नलिकाएं प्रेजेंट होती है। ये जो सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं ये कितनी होती है, 1 से 3 प्रेजेंट हो सकती है। मतलब एक जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके अंदर नंबर में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या क्या होती है नंबर में 3 भी
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपकी प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अभी जो जिगजैग है इनको क्या बोला जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला जाता है। अब जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो आपका टेस्टिस है, इस टेस्टिस की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट पूछ लिया जाए कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोले तो क्रियात्मक एंड जो संरचनात्मक जो इकाई है, यूनिट है, वो किसको बोला जाता है, तो याद रखना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है बोले तो शुक्र जनन नलिकाओं को ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर किसका प्रोडक्शन हो रहा है, आपके जो स्पर्म है इनका क्या होता है, यहां पर फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है आपके टेस्टिस की, वो किसको बोला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है बोले तो शुक्र जनन नलिकाओं को बोला जाता है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले इन शुक्र नलिकाओं की ही अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपकी शुक्र जनन नलिकाएं थी, मतलब ये जो शुक्र जनन आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनको जब अपन ने माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा जूम किया, तो जूम करके देखा तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है वो अंदर के साइड में देखने को मिलेगी। मतलब इस सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स थी, इसके अंदर भी कुछ सेल्स है, वो सेल्स अपन को देखने को मिलेगी। जैसे कि इंपॉर्टेंट बात करें जो आपकी एनसीईआरटी में दी है, सबसे पहले आ जाती है आपकी लेडिंग कोशिका। लेडिंग सेल की बात करें तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है भाई, आपकी लेडिंग सेल होती है। ये जो लेडिंग सेल्स रहती है, इनका मेन काम क्या रहता है, जो टेस्टोस्टेरोन रहता है, इसका क्या करना रहता है, सिक्रेशन, मतलब इसको बनाना और इसका सिक्रेशन करने का काम रहता है। मेन देखिए, मेन तो टेस्टोस्टेरोन रहेगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के साथ में क्या होता है, एंड्रोजन का भी फॉर्मेशन होता है। तो पूछ लिया जाए, एंडोक्राइन सिस्टम में भी अपन ने पढ़ा था कि जो मेल के जो मेन जो हार्मोन होते हैं वो कौन सा होता है, आपका एंड्रोजन होता है एंड आपका टेस्टोस्टेरोन रहता है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आप लोगों को याद है तो, कि जो फीमेल का रहता है वो यहां पे कौन से रहेंगे। चलिए अब आगे बात करें। ये तो अपने बात कर ली कि भाई लीडिंग सेल्स का क्या काम रहता है, इतना ही पूछा जाएगा। तो याद रखना लीडिंग सेल का यहाँ पे काम क्या रहेगा, टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण करना, मतलब इसको बनाना और इसको सिक्रेट करना, इसका स्राव करना। अगला आ जाता है आपकी साइटोली सेल। तो ये भी पूछ लिया जाए कि भाई जो साइटोली सेल्स रहती है इनका क्या काम रहता है। तो सीधी सी बात है कि जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो भाई उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज चाहिए, बोले तो उसको न्यूट्रिशन चाहिएगा, उसको पोषण चाहिएगा। तो ये जो पोषण है ये प्रदान कौन करता है, जो आपकी साइटोली सेल्स होती है, इनके द्वारा शुक्राणुओं को बोले तो स्पर्म्स को क्या किया जाता है, नरिशमेंट किया जाता है, बोले तो पोषण दिया जाता है। फिर एक चीज यहां पे दी है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब है कि जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया जो आपकी सेल्स है, यही क्या करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये आई थिंक ये पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता चल गए होंगे। मेन आपको इन दो पॉइंट को याद रखना है कि जो लीडिंग सेल्स का मेन काम क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रहते हैं, यही क्या करते हैं, मेल के अंदर जो दाढ़ी मूंछ आ गई, मेल की आवाज मोटी होगी, एंड जो मेल के अंदर जो उसकी बॉडी मसल वगैरह बनती है, इन सब के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये चीज अपन एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था। अब आगे बात करें तो आपकी जो साइटोली सेल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साइटोली सेल्स का मेन काम क्या रहता है, ओनली फॉर जो शुक्राणु बन रहे हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उनको न्यूट्रिशन देने का काम रहता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अपन ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अपन ने बात कर ली एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की अपन ने बात कर ली। तो दो पॉइंट क्या कर लिए भाई, अपन ने कवर कर लिए। अगला आ जाता है जो आपके रेटेड टेस्टिस होती है। ये जो रेटेड टेस्टिस आप देख रहे हैं, यहां पे क्या होता है, गुच्छा, मतलब ये जो आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये क्या होती है, एक जगह आके कहीं जाल नुमा क्या बना लेती है, स्ट्रक्चर बना लेती है। इसी को क्या बोला जाता है, रेटेड टेस्टिस बोला जाता है। तो रेटेड टेस्टिस क्या रहती है कि जो आपके स्पर्म थे, वो स्पर्म क्या है, यहाँ पे बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब उनको एक बार थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है ना। तो रोकने का जो काम है, मतलब रुके हुए कहां रहते हैं, अटके हुए कहां पे रहते हैं, तो वो आपकी जो वृषण जालक है, या बोले तो रेटेड टेस्टिस में रहते हैं। मतलब वृषण में जाल के समान क्या पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसी को रेटेड टेस्टिस बोला जाता है। और यहां पर जो भी नए आपके स्पर्म बन रहे हैं, जो भी शुक्राणु बन रहे हैं, वो यहां पर अटके हुए रहते हैं, बोले तो एक तरह से यहां पे रुके हुए रहते हैं। अगला आ जाता है कि जो आपकी रेटेड टेस्टिस है, ये जो रेटेड टेस्टिस है एंड जो आपकी इफिडिडाइमिस है, इन दोनों के बीच में यहां पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा,
तो ये जो यहाँ पर जो चीज प्रेजेंट होती है इसी को क्या बोला जाता है, वासा एफरेंसिया बोला जाता है। यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ नहीं है तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपकी रेटे टेस्टिस है एंड जो आपकी इफिडिडाइमस है, इनको क्या होती है, आपस में जो जोड़ने का काम करती है। मतलब स्पर्म यहां से निकल के बाहर जाएंगे तो इनको जोड़ने का भी तो काम करेगी ना। देखिए कुछ इस तरह से होती है जैसे कि ये आपका क्या होता है, टेस्टिस, ये आपका क्या होता है, टेस्टिस होता है। यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से क्या होती है, जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है। ये आप पे क्या होता है भाई, आपका इफिडिडाइमस प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे क्या होते हैं, आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। इनमें सेमिनिफेरस क्या होती है, सेमिनिफेरस जो आपकी नलिकाएं हैं, ट्यूब्यूल्स है, वो इसमें क्या है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी एक जगह मिल जाएगी। ये सारी की सारी एक जगह मिलके क्या कर लेगी, गुच्छा बना लेगी। ये जो गुच्छा है इसको क्या बोलेंगे, आपके रीटे टेस्टिस बोलेंगे। ये जो रीटे टेस्टिस है, यहां से अब जो स्पर्म होंगे वो स्पर्म को एफिडिडाइमस में ले जाना पड़ेगा। तो ले जाने के लिए जो पाथ से रहेगा, जो मार्ग रहेगा, इसी मार्ग को क्या बोला जाता है, वासा एफरेंसिया बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये नंबर के अंदर 10 से 12 तक क्या हो सकती है, ट्यूब नंबर में हो सकती है, चीज आपको पता रहना है। अब जो स्पर्म थे यहां से ट्रेवल करते हुए कहां आ गए, आपके इफिडिडाइमस में आ गए। मतलब कहां पहुंच गए, आपके इफिडिडाइमस। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये आपकी क्या आ जाती है, इफिडिडाइमस आ जाती है। जो आपकी अब इफिडिडाइमस है, इसके अंदर जो भी आपके स्पर्म पहुंच गए थे उन स्पर्म का मेच्योरेशन यहीं पे होगा। इसके अलावा वो स्पर्म अब यहीं पे क्या रहेंगे, आपके इफिडिडाइमस के अंदर वो स्टोर रहते हैं और फिर यहां से ही क्या होते हैं, आगे की साइड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसकी जो लंबाई पूछ ली जाए तो याद रखना, इसकी लंबाई कितनी होती है, ऑलमोस्ट 5 मीटर से 6 मीटर तक होती है। बोले तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी क्या होती है, इसकी ये प्रेजेंट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन तो देखिए, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन तो देखिए कितनी दूर के अंदर फैली हुई है। जब देखिए आपका ये देखिए इतनी स्ट्रक्चर है, फिर भी इसमें कितनी सारी नलिकाएं प्रेजेंट होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बड़ी क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके स्पर्म होते हैं, इन स्पर्म का क्या होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ होता है। अब याद रखना ये चीज पूछ लिया जाए कि स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होता है, संग्रहण। इसके साथ में जो फंक्शनल बोले तो क्रियात्मक जो परिपक्वता है स्पर्म की, वो कहां पर होती है, तो याद रखना इफिडिडाइमस में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज मैंने आपको बताई है। तो पूछ लिया जाए स्टोरेज एंड जो फंक्शनल ऑफ मैच्योरेशन है स्पर्म का, वो कहां पर होता है, वो आपकी इफिडिडाइमस में होता है। बोले तो संग्रह एंड जो फंक्शनल परिपक्वता है स्पर्म की, वो कहां पे होती है, आपकी इफिडिडाइमस में होती है। इसका काम क्या रहता है इफिडिडाइमस का, ये जो आपका अधिवर्षण, जिसको क्या बोला जाता है, अधिवर्षण बोला जाता है। ये स्टोर करके रखता है, संग्रह करके रखता है, यहाँ पे परिपक्व करता है आपके स्पर्म को, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करने में, परिवहन करने के अंदर भी इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब आगे आ जाती है वास डिफरेंस। ये आपकी क्या आ जाती है, वास डिफरेंस आ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो आपकी शुक्र वाहिनी है, जिसको क्या बोला जाता है, शुक्र वाहिनी बोला जाता है। ये क्या करती है, जो आपका स्पर्म रहता है, इस स्पर्म को एफिडिडाइमस से क्या करती है, जो सेमिनल वेसिकल्स रहता है, यहां तक ले जाने का काम करती है। बोले तो आपके शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है। थोड़ी देर में उसका भी अपन बात कर लेंगे। तो ये क्या करती है, आपकी इफिडिडाइमस से जो शुक्राशय होता है वहां तक स्पर्म को ले जाने का काम कौन करती है, वास डिफरेंस के द्वारा किया जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज आपको याद रखना है कि जो आपकी वास डिफरेंस होती है, इन वास डिफरेंस को क्या किया जाता है, यदि धागे से मतलब कैंची से काट दें और काट के क्या कर दिया जाए, इनको बंद कर दिया जाए, मतलब धागे से इनको बांध दिया जाए, तो जो मेल रहेगा, पुरुष रहेगा, वो उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पर्म तो उसके अंदर बनते रहेंगे, ऐसी बात नहीं स्पर्म नहीं बनेंगे, लेकिन वो आगे ट्रेवल नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने वास डिफरेंस को क्या है, धागे से बांध दिया है। ये जो प्रोसेस होती है, जिसको पुरुष नसबंदी बोला जाता है, ये क्या कहलाती है, वेस्कोटोमी इसको अपन बोलते हैं। तो याद रखना वास्केटोमी क्या होती है, तो याद रखना वास्केटोमी क्या होती है, जो आपकी वास डिफरेंस होती है, बोले तो शुक्र वाहिनी को क्या किया जाता है, काट के धागे से बांध दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वास्कोटोमी बोला जाता है। बोले तो पुरुष नसबंदी का ही दूसरा नाम है आपके वास्कोटोमी। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपके सेमिनल वेसिकल की, बोले तो शुक्राशय की। तो जो आपका शुक्राशय होता है, याद रखना संख्या में कितना होता है, नंबर में कितना होता है, कि 2 प्रेजेंट होता है। आई थिंक ये डायग्राम वहां लगाना चाहिए था, मैंने यहां लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे आप देखिए, आपका जो शुक्राशय जिसको मैंने बताया था, वो शुक्राशय देखिए ये रहा। ये जो दोनों के दोनों आप देख रहे हैं ना, ये शुक्राशय है।
ये जो दोनों के दोनों हैं ये आपके क्या है, शुक्राशय है। एफिडिडाइमस वाली प्रोसेस यहां तक होगी। फिर मैंने बताया था ना कि भाई जो वास डिफरेंस रहेगी एफिडिडाइमस से शुक्राशय तक क्या करेगी, ये जो आप लेके आ रहे हैं वास क्या करेगी, एफिडिडाइमस से लेके आपका जो आपका सेमिनल वेसिकल रहेगा, शुक्राशय रहेगा, यहां तक स्पर्म को लाने का काम कौन करता है, शुक्रवाहिनी करती है, बोले तो वास डिफरेंस की जाती है। तो नंबर में देख लीजिए एक ईयरी, तो नंबर में कितनी होती है सेमिनल वेसिकल, बोले तो शुक्राशय आपके नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके अलावा बात करें तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो लिक्विड प्रेजेंट होता है, और ये लिक्विड कैसा होता है, याद रखना क्षारीय होता है, जिसकी पीएच पूछ ली जाए तो पीएच कितनी होती है, 7.4 तक क्या होती है, इसकी पीएच रहती है, मतलब हल्का ये आपका क्षारीय होता है। इसके अलावा जो इसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज नामक जो शर्करा होती है, फ्रक्टोज शर्करा होती है, वो इसमें प्रेजेंट होती है, और फ्रक्टोज जो शर्करा इसमें प्रेजेंट है वही क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का, बोले तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। एंड जो कंप्लीट जो आपका सीमेन रहेगा, यानी जो कंप्लीट वीर्य रहेगा पुरुष का, जो सीमेन रहेगा उसका 65% ऑलमोस्ट भाग है वो आपका शुक्राशय के द्वारा जो तरल पदार्थ निकल रहा है, ये तरल पदार्थ ही बनाता है। बोले तो वीर्य के अंदर जो मतलब वीर्य में जो निर्माण की प्रक्रिया है वो कहां होती है, शुक्राशय में ही होती है। मतलब सीमन के निर्माण की जो प्रोसेस है, वीर्य जो बनता है उसकी जो प्रोसेस है एक्चुअल के अंदर वो क्या होती है, यहीं पर होती है। याद रखना जो आपका सीमन है एंड जो स्पर्म है, इन दोनों के अंदर दिन रात का अंतर होता है, काफी ज्यादा अंतर रहता है। थोड़ी देर में वो अंतर भी आपको पता चल जाएगा। तो मेन पॉइंट याद रखना, जो आपका सीमन होता है एंड जो स्पर्म रहता है, इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर रहता है। स्पर्म ओनली फॉर वो शुक्राणु होते हैं, वीर्य के अंदर क्या हो जाते हैं, स्पर्म मिल जाते हैं, फिर स्पर्म को यहां से क्या मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, फिर वो आगे क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आगे वाला पार्ट कहां जाता है। अब जो आपका स्पर्म रहेगा, अब यहां तक तो वो स्पर्म था, लेकिन जैसे ही वो आपकी सेमिनल वेसिकल्स में आ जाएगा तो यहां पर जो तरल पदार्थ निकल रहा था उसमें आपके स्पर्म आके मिल गए। अब यहां से जो आ रहा है वो क्या बन जाता है, वीर्य बन जाता है, जबकि यहां तक जो चीज थी वो क्या थी, आपकी स्पर्म थी। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये नंबर में कितनी होती है, ओनली फॉर एक ही होती है। इसका वेट पूछ लिया जाए तो याद रखना इसका वेट कितना होता है, 15 से 20 ग्राम तक होता है। और ये देखने में कैसे लगती होगी, आपने अखरोट खाया होगा, उस अखरोट के जैसी ही क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगी, यहां पर भी क्या होता है, जो मतलब जो लिक्विड पदार्थ है वो यहां पर भी बनता है। वो जो लिक्विड पदार्थ यहां पर भी बनेगा वो भी कंप्लीट जो आपका सीमेंट रहेगा, कंप्लीट जो वीर्य रहेगा, इसका ऑलमोस्ट 20 से 30% तक पार्ट आपका यहां पर बनता है। और ये भी कैसा होता है भाई, क्षारीय होता है। अब यहां पे आपने देखा होगा ये भी क्षारीय होता है, और जबकि जो आपकी सेमिनिकल वेसाइकल थी यहां पे भी जो चीज बन रही थी वो भी क्षारीय होती है। तो ये एक्चुअल में क्षारीय यहां पर क्यों होता है, क्योंकि याद रखना जो फीमेल रहती है, इस फीमेल की जो वेजाइना रहता है उसका जो पीएच होता है वो पीएच कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब सीधी सी बात है कि अम्लीय मात्रा जैसे ही स्पर्म को मिल जाती है तो वो क्या होता है, वहां पर स्पर्म डेड हो जाता है। तो उस स्पर्म को मरने से बचाने के लिए, मतलब उस शुक्राणु को मरने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जो आपकी दोनों की दोनों ये जो ग्लैंड रहती है इनके द्वारा जो पतला लिक्विड पदार्थ निकाला जाता है वो क्षारीय में रहता है, ताकि फीमेल की जो वेजाइना, क्योंकि वहां पर जो मूत्राशय रहता है एंड जो वेजाइना रहता है, मतलब जो आप जहां से ओवम भी निकलेगा, जहां से मूत्राशय भी निकलेगा, यूरिन भी निकलेगा, वो एक ही जगह होती है। तो यूरिन के कारण वो पाथवे रहती है, जो वेजाइना रहती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो उसको क्षारीय करना पड़ेगा। तो वो क्षारीय करने के लिए जो लिक्विड होता है ये ओनली फॉर उसको क्षारीय करने के लिए ही काम आता है, एंड साथ में जो स्पर्म रहेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगी, यहां से क्या रहेगा, एक पीएसए बोले तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का क्या होता है, निर्माण होता है। ये क्या करता है, जो वीर्य रहता है, जो सीमन रहता है, इसको पतला करने का काम रहता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो वीर्य रहेगा, मतलब इसके द्वारा जो भी लिक्विड निकलेगा वो लिक्विड क्या रहेगा, उसमें जिंक प्रेजेंट रहेगी, एंड जो सिट्रिक एसिड रहता है वो सिट्रिक एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, शुक्राणुओं की जो सक्रियता है, बोले तो उसकी जो मोबिलिटी है उसको बढ़ाने के अंदर क्या रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
अब आगे बात करते हैं कि भाई जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें भी कभी किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो दो तरह की प्रॉब्लम आपके बता रखी है। उनमें से सबसे पहले तो आ जाती है प्रोस्टेटाइटिस। जो आपकी प्रोस्टेटाइटिस होता है, नाम से पता चल रहा है प्रोस्टेटाइटिस मतलब जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगी इसके ग्लैंड के अंदर क्या हो जाएगा, आपको पेन होएगा, जलन हो जाएगी एंड इसमें क्या आ जाएगी, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। इस चीज को क्या बोला जाता है, प्रोस्टेटाइटिस बोला जाता है। इसके अलावा एक और आ जाता है बीपीएच, जिसको बोला जाता है बिनाइलन आपकी प्रोस्टिक जो आपका हाइपरप्लासिया है, ये इसको बोला जाता है। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, सबके अंदर ही होता है, किसी के अंदर ये हो जाता है, किसी में नहीं होता है। एक्चुअल में वैसे कोई डिजीज विजीज नहीं है। जैसे ही ह्यूमंस की एज बढ़ती है, नर पुरुष की बात कर रहे हैं अपन, तो उनकी एज बढ़ने के साथ साथ में क्या होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है ना, ये भी कभी कभी क्या है, बढ़ने लग जाती है। ये बढ़ने लग जाएगी तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपकी नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहीं से सीधी सी बात है, आपका यूरिन आएगा। अब आपको देखिए कि जब ये बढ़ेगी तो ये जो बीच में जो नली थी, आपका जो यूरिथ्रा था, ये क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये जो आपका यूरिथ्रा था ये क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा लेंगे, ये बढ़ी, इससे ये सुकड़ गया। अब ये सुकड़ गया तो इजीली जिस टाइम पे आप यूरिन निकालोगे उस टाइम पे आपको क्या होता है, दर्द महसूस होता है, जलन भी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि वॉशरूम जो आपका बाथरूम है, जो यूरिन है वो रुक गया है। तो एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है, बीपीएच बोला जाता है, बिनाइलल आपकी प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया इसको बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये दोनों की दोनों डिजीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आ जाती है आपकी काउपर ग्लैंड। अब यहां तक अपन पहुंच गए, आगे कौन सी आ गई, ये जो आप दानेदार स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपकी कौन सी आती है, काउपर ग्लैंड। इसी का ही दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, और पैर में कितनी होती है, आपके 1 होती है। इसके अंदर भी जो आपका तरल होता है, इसके अंदर भी जो भी लिक्विड रहेगा, तरल रहेगा, वो लसलसा रहेगा, चिकना रहेगा एंड पानी के समान तरल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, मूत्र मार्ग को अम्लीयता से क्षारीयता बनाने का काम करता है। क्योंकि यूरिन यहीं से होके गया है तो स्पर्म कहीं मर ना जाए, उनसे बचाने के लिए ये एक लिक्विड को निकाल देते हैं, ताकि जिससे क्या होता है, ये जो पाथवे है, ये पाथवे क्या हो जाए, अम्लीय से क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए। क्योंकि दोनों का पाथवे क्या होता है, यहाँ पे एक ही आपका रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो जो आपका मतलब जो आपकी जो काउपर ग्लैंड थी, इसमें क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन, मतलब ये इसके साथ साथ जो मतलब ल्यूब्रिकेशन होता है, मतलब जो आपका पेनिस रहता है, ये जो पेनिस के अंदर जो आप ये वॉल देख रहे हैं, इन वॉल्स को क्या करता है, इनमें लुब्रिकेट करने का काम भी करता है, ताकि क्या हो जाए, जिस टाइम पे वीर्य बाहर आता है उस टाइम पे क्या हो जाए, कोई समस्या ना आ जाए और वीर्य इजीली क्या निकल जाए, यहां से बाहर निकल जाए। मतलब ये जो पाथवे रहेगा, इस पाथवे को क्या कर देगा, थोड़ा सा चिकना कर देगा, ताकि जो आपका सीमेन रहेगा, वीर्य रहेगा, ये इजीली क्या हो जाए, बाहर की साइड में निकल जाए। अब यहाँ पे एक चीज है, वो चीज आपको याद रखनी है, पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका स्पर्म काउंट होता है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, तो याद रखना जो स्पर्म काउंट होता है वो एक्चुअल में 20 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक हो सकता है। तो ओवरऑल 20 मिलियन तो होना ही चाहिए। यदि 20 मिलियन से कम हो जाता है तो कोई जो पुरुष रहता है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। 15 से 18 16 तक आ जाता है, सॉरी 15 आ गया आपका, 14 आ गया, 13 आ गया, तो इसमें तो नए के बराबर ही हो जाता है। तो ये याद रखना, नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है वो 20 मिलियन से 200 मिलियन तक होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, लाखों के अंदर होगा, तभी क्या होंगे भाई, आप पिताजी बन पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, जो आपका सीमन रहता है, इस सीमन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, तो याद रखना सीमन के अंदर एक तो क्या रहता है, शुक्राणु प्रेजेंट रहता है, बोले तो स्पर्म प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो आपकी फ्रक्टोज शर्करा होती है ये भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट जो आपका तरल होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, वो तरल भी लिक्विड भी होता है। इसके अलावा जो आपका कैल्शियम है, ये कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। तो एक चीज याद रखना, जो स्पर्म होता है वो व्हाइट कलर का क्यों होता है, वो किसके कारण होता है, आपके कैल्शियम के कारण होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार मतलब जो किसी महिला का बलात्कार वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे सीमन की जांच की जाती है, कि ये देखा जाता है कि भाई इसका एक्चुअल में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ होता है। तो वो एक्चुअल में जांच किसकी होती है, जो स्पर्म जो आपका सीमन था, इस सीमन में जो फ्रक्टोज शर्करा होती है, इस फ्रक्टोज शर्करा को ही देखा जाता है कि एक्चुअल में फ्रक्टोज शर्करा है या नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि किस चीज का होता है, जो फ्रक्टोज शर्करा होती है, इसका टेस्ट किया जाता है कि भाई जो वीर्य था उस वीर्य के अंदर, उस सीमेन के अंदर फ्रक्टोज शर्करा है या नहीं है। यदि फ्रक्टोज शर्करा प्रेजेंट होती है, इसका मतलब तो उसका बलात्कार हुआ है, और यदि फ्रक्टोज शर्करा प्रेजेंट नहीं है तो वो नहीं हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है।
चलिए लास्ट एंड फाइनल क्या आ जाता है, पेनिस आ जाता है, क्या आ जाता है जिसको सीसन बोला जाता है। ये क्या होता है, एक्चुअल में एक्सटर्नल जेनाइटल होता है, बोले तो बाह्य जननांग होता है, और सबसे मेन इंपोर्टेंट आपका रहता है। और ये साइज में कैसा होता है, लंबा होता है, और कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, जो आपका टेस्टिस था एंड जो स्ट्रक्चर थी, इस स्ट्रक्चर को देख ली। अब कितनी देर से मैं स्पर्म स्पर्म बोले जा रहा हूं, शुक्राणु शुक्राणु बोले जा रहा हूं, तो ये एक्चुअल में क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो जो आपका शुक्राणु होता है, ये हमेशा याद रखना कैसा होता है, टेडपोल शेप का होता है। मतलब जो मेंढक का जो लार्वा होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंढक के लार्वे को क्या बोला जाता है, टेडपोल। और एक्चुअल में जो मेंढक का लार्वा होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये जो स्पर्म भी होता है ये भी ठीक वैसे ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेडपोल का लार्वा भी बोला जाता है। तो ये कैसी होती है, इसकी शेप टेडपोल के लार्वे के जैसी होती है, और कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बोलते तो इसको अपन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। और ये जो आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है, गेमेट है, हैप्लॉइड। और कैसा होता है, याद रखना, आपका जो शुक्राणु होता है ये हमेशा हैप्लॉइड होता है, एन टाइप का होता है। इसका प्रोडक्शन कहां होता है पूछ लिया जाए तो याद रखना कहां होता है, टेस्टिस में होता है, फर्स्ट में होता है। अब जो आपका ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म की क्या होती है, चार आपकी क्या होती है, इसकी मतलब चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कई बुक्स में आपको तीन पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो पहला तो कौन सा आ जाता है, हेड आ जाता है, दूसरा नेक आ जाता है, तीसरा क्या आ जाता है, मिडल पीस आ जाता है, बोल तो बॉडी वाला पार्ट आ जाता है, चौथा आपका क्या आ जाता है, टेल वाला आ जाता है। लेकिन कुछ बुक्स में जो नेक है, मिडल पीस है, इन दोनों को एक ही नाम दे दिया गया, कंबाइंड करके बॉडी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो नेक वाला पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट है, इसको एक ही कंबाइंड करके बता दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपके कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, हेड वाला हो गया, बॉडी वाला हो गया, और आपका कौन सा आ जाता है, टेल वाला आ जाता है। तो चलिए इनको देखने की कोशिश करते हैं आखिरकार इनमें क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले इस हेड वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। जो ये हेड वाला पार्ट है, इस हेड वाले पार्ट के अंदर कैसा है, ये अंडे के जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ओवल शेप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह का ओवल शेप। ये अंडे के जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दूसरा इसमें एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। ये जो बीच में है ये तो क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ऊपर की साइड में क्या होता है, इसमें एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। ये जो एक्रोसोम रहता है, इस एक्रोसोम का मेन जो काम रहता है वो क्या रहता है, जिस टाइम पे मतलब स्पर्म होता है, वो स्पर्म क्या होता है, जिस टाइम पे फीमेल की वेजाइना में जाता है, वेजाइना से होता हुआ जब वो एग तक पहुंचेगा, तो जो एग की जो वॉल रहती है, उस वॉल को तोड़ने के लिए एक्रोसोम क्या रहता है, वहां पर इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि जो ये बीच में जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल में क्या होते हैं, आपका डीएनए प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इन्फॉर्मेशन है, उन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। और ये कैसा होता है, आपका हैप्लॉइड होता है, मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम हम आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्रोसोम की बात करें तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, गोल्जी बॉडी से हुआ है। और इसमें क्या होती है, स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम प्रेजेंट रहता है इस एक्रोसोम में। पूछ लिया जाए कि एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम है, स्पर्म लाइसिन होता है। देखिए लाइसिन का मतलब ही किसी चीज को तोड़ना होता है। स्पर्म खाया तो उसके नाम क्या आ गया, स्पर्म आ गया। इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, ये क्या करेगा, जो एग की मेम्ब्रेन रहेगी उसको डिसॉल्व करने का काम करेगा, उसको तोड़ने का काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है जो एक्रोसोम होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की। तो नेक एंड बॉडी क्या है, एक साथ दी हुई है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बॉडी दे दी जाए या नेक दे दी जाए एक ही बात है। तो याद रखना जो नेक वाला पार्ट रहता है ये सबसे छोटा पार्ट होता है। इसमें दो सेंट्रोल प्रेजेंट रहते हैं, एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रोल, एक डिस्टल सेंट्रोल। इसको आप छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं बॉडी वाला पार्ट। मेन इसमें कौन सा रहता है, बॉडी वाला पार्ट रहता है। याद रखना, नेक वाले को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। जो आपका बॉडी वाला जो पार्ट रहता है, इस बॉडी वाले पार्ट के अंदर याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। बॉडी वाले पार्ट में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म बोला जाता है। याद रखना बॉडी वाला जो पार्ट है इसको स्पर्म का पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। और इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वैज्ञानिक थे लीवेनकन, उन्होंने बताया था। इसीलिए ये क्या होते हैं, इस मतलब एक स्पेशल सीक्वेंस के अंदर आप देखने होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इन स्पेशल सीक्वेंस को निबेनकर्न ने खोजा था, इसलिए उसी के सम्मान में क्या है, इनको निबेनकर्न नाम दे दिया गया है। तो याद रखना ये जो निबेनकर्न है ये क्या करते हैं, जो स्पर्म रहता है ये जिस टाइम पे मूवमेंट करता है, जिस टाइम पे गति करता है, उस टाइम इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। इसीलिए या तो बॉडी वाला पार्ट बोल दीजिए या निबेनकर्न बोल दीजिए, इनको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछ लिया जाए क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। एंड आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। ये चीज आई थिंक आप सबको पता है, आप 5वीं 6वीं क्लास से चीज पढ़ते आ रहे हैं। चलिए लास्ट एंड फाइनल आ जाता है आपका टेल वाला पार्ट। जो टेल वाला पार्ट रहता है ये सबसे लंबा पार्ट होता है स्पर्म का। ये चीज आपको याद रखनी है, सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, टेल है। और इसका सिंगल एक ही काम रहता है, फ्लैजिला के जैसा होता है एकदम लंबा। और ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म को मूवमेंट कराने में, स्पर्म को गति कराने में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बस चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, कि आखिरकार जो स्पर्म रहता है इसका क्या फंक्शन रहता है। तो स्पर्म का मेन फंक्शन क्या रहता है, ये एग को फर्टिलाइज करने का काम रहता है। एंड इसके अंदर क्या होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाई जाती है, वो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि स्पर्म का पाथ भी आपसे पूछ लिया जाए। अभी तक अपने टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वहां पे मैंने आपको बताया था यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा स्पर्म। तो उसका जो ट्रेवल का जो पाथवे है वो पाथवे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो स्पर्म बनते हैं वो आपके वर्षण के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे उनके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। तो याद रखना इसकी ट्रिक है 7 अप। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना 7 अप, सेम उससे बस आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से तो क्या आ जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाता है। मतलब सबसे पहले स्पर्म कहां बनेगा, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। फिर कहां जाएगा, एफिडिडाइमस में जाएगा, जो किससे आ जाता है, दूसरे ई से आ जाता है। फिर आ जाता है वी से, क्या आ जाता है, फिर यहां से कहां आएगा, वास डिफरेंस में आएगा। एन यहाँ पे साइलेंट आ जाता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। फिर ई से कहां जाता है, जो इजाकुलेटरी डक्ट है वहां पे आ जाता है। वहां से जो यूथ है उसमें आ जाता है। फिर पेनिस में आ जाता है। पेनिस से क्या हो जाता है, बाहर की साइड में रिलीज हो जाता है। ये क्या रहता है, स्पर्म का पाथवे रहता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब अपन कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि भाई जो आपका वर्षण कोश था, मतलब जो स्क्रोटम था, मान लीजिए इस स्क्रोटम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल बाद में मान लीजिए वर्षण में कोई गांठ आ गई है, कोई सूजन आ गई है, तो उसके कारण कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, उन डिजीज के क्या क्या नाम रहते हैं, ये चीज। ये जो लास्ट में जो 2 स्लाइड आने वाली है ना, ये दोनों के दोनों स्लाइड वेरी वेरी अल्ट्रा इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट उठा लिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्ट की, कि आखिरकार सिस्ट क्या होता है। तो सिस्ट याद रखना, जो आपका स्क्रोटम है, जो वर्षण है, इस वर्षण कोश के अंदर जो आपका वर्षण रहेंगे, जो आपके टेस्टिस रहेंगे, उसमें यदि कोई तरल पदार्थ बन जाता है तो उसमें क्या बनने लग जाते हैं, धीरे धीरे सिस्ट बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं, सिस्ट बनने लग जाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या आ गया, सिस्ट। तो यहां तक तो आपको समझ में नहीं आएगा और ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा सिस्ट वाला, तो क्योंकि इसमें इसका आंसर है तो ये चीज पूछी नहीं जाएगी। तो पूछा क्या जाएगा, अब आपको ये पूछ लिया जाएगा कि भाई आपको वेरिकोसील क्या होता है। वेरिकोसील क्या होता है, जो आपका वर्षण कोश रहता है, जो आपका स्क्रोटम रहता है, इसके अंदर आसपास की जो नसें होती हैं, जो इसमें नसें निकल रही है, उन नसों में यदि सूजन आ जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेरिकोसील बोला जाता है। तो याद रखना, पूछ लिया जाए कि भाई वर्षण कोश है जो आपके, उसके आसपास की नसों के अंदर यदि स्वेलिंग आ गई तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उस डिजीज को क्या बोला जाता है, तो याद रखना वेरिकोसील बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपका टेस्टिकल है, मतलब जो आपके अंडकोश है या जो वर्षण कोश है, उनके चारों ओर यदि मान लीजिए कोई लिक्विड पदार्थ, देखिए ये आपका क्या था, स्क्रोटम वाला पार्ट था, ये आपके क्या थे भाई, टेस्टिस थे, ये आपके क्या थे, टेस्टिस है। यदि इस स्क्रोटम और वर्षण के बीच में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे यदि लिक्विड पार्ट क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, भर जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोसील बोला जाता है। सील का मतलब क्या होता है, खाली जगह से होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी से होता है। मतलब यदि जो खाली जगह है, इस खाली जगह में यदि पानी भर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोसील बोला जाता है। और ये प्रोसेस क्या होगी, जो आपका मतलब स्क्रोटम था, इस स्क्रोटम एंड टेस्टिस के बीच में ये जो खाली जगह है, यहाँ पे क्या होता है, पानी भर जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोसील बोला जाता है। ओके, आगे आ जाता है हर्निया। अब यहां ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, हर्निया का मतलब है कि मान लीजिए जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट था, उसका कुछ हिस्सा रहता है, बोले तो जो आपकी आंत वाला हिस्सा है, इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है, ये हिस्सा यदि गलती से क्या आ जाता है, जो अंडकोश है, बोले तो जो आपका स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम में यदि वो गलती से आ गया तो आपको क्या आ जाता है, हर्निया हो जाता है। फिर हर्निया का क्या कर दिया जाता है, ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब यहां बात करते हैं, तो आपसे एक चीज पूछ लीजिए कि भाई सीमन इजाकुलेशन क्या होता है।
बोले तो वीर्य संकलन क्या होता है, तो याद रखना कि जिस टाइम पे लैंगिक उत्तेजना आती है उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका पेनिस रहता है, जो सीसन रहता है, उससे यदि वीर्य जो सीमन है, इस सीमन को क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सीमन इजाकुलेशन। तो सीधी सी बात है, इजाकुलेशन ई का मतलब किससे होता है, एग्जिट से हो जाता है। और किसका एग्जिट कर रहे हैं, सीमन का एग्जिट कर रहे हैं। तो याद रखना सीमन इजाकुलेशन क्या होता है, वीर्य का क्या होता है, आपके पेनिस से बाहर निकलना क्या कहलाता है, सीमन इजाकुलेशन कहलाता है। आगे आ जाता है सीमन इनसेमिनेशन। सीमन इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन का मतलब है कि कहीं पे छोड़ना। तो याद रखना जो मादा होती है, मतलब जो फीमेल होती है, उसकी जो वेजाइना होती है, योनि होती है, उसके अंदर यदि वीर्य को छोड़ दिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सीमन इनसेमिनेशन बोला जाता है। तो बोले तो वीर्य स्त्रवण बोला जाता है। तो इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि सीमन इजाकुलेशन, सीमन इनसेमिनेशन, इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। चलिए, अब एक बीमारी आ जाती है जिसको बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि यदि आपके शरीर में शुक्राणुओं की कमी होगी, नॉर्मल से नॉर्मल याद रखना 20 मिलियन शुक्राणु तो होने ही चाहिए यदि आपको पिताजी बनना है। तो यदि 20 मिलियन से कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल यदि शुक्राणु है कि 15 मिलियन से नीचे चले जाते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा, ओलिगोस्पर्मिया आ जाता है। ये चीज आपको याद रखना वीर्य के अंदर। जबकि एजोस्पर्मिया, ए का मतलब सीधे सी बात एब्सेंस हो गया, मतलब है आपके जो शुक्राणु है वो शुक्राणु क्या है, या तो कंप्लीट ही खत्म हो चुके हैं, या फिर क्या हो गई है, उनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है, जो आपका सीमेन था, जो आपका वीर्य था उसके अंदर। तो इस डिजीज को, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एजोस्पर्मिया बोला जाता है। वीर्य तो निकलेगा लेकिन उस वीर्य में क्या होंगे, स्पर्म बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब आगे बात करते हैं, एक आ जाता है क्रिप्टोकार्डिज्म। याद रखना क्रिप्टोकार्डिज्म क्या होता है, जिसको बोला जाता है गुप्त वृषणता बोला जाता है। गुप्त से नाम से पता चल रहा है, गुप्त का मतलब छिपना होता है। मतलब यदि मतलब कोई भी पुरुष है, उसके अंदर जो उसके टेस्टिस थे, वसन थे, वो किसी भी रीजन से बचपन के टाइम पे, जिस टाइम पे वो एम्ब्रियो बन रहा था, क्योंकि लगभग जब एम्ब्रियो 7 मंथ का आ जाता है ना, देखिए 7 मंथ, देखिए जिस टाइम पे जो मेल बच्चा होता है वो माता के पेट में रहता है, उस टाइम तक जब तक वो 5-6 महीने का है, तब तक तो वो जो मतलब जो आपके टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो 7th मंथ में एंटर कर लेता है, तो वो क्या करते हैं, एब्डोमेन कैविटी से बाहर आ जाते हैं आपके स्क्रोटम में, वसन कोष में। लेकिन किसी भी रीजन से वो यदि 7वें मंथ के अंदर स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाते हैं वो टेस्टिस, तो क्या हो जाता है भाई, क्रिप्टोकार्डिज्म हो जाता है। मतलब यदि किसी पुरुष के अंदर, किसी नर के अंदर जो टेस्टिस थे, वो टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी में ही रह जाते हैं, वो आपकी जो स्क्रोटम था, वसन कोष था, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रोसेस को क्रिप्टोकार्डिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आर्कियोपेक्सी। जो आर्कियोपेक्सी वो क्या होता है, जस्ट इसके आगे की प्रोसेस होती है। अब मान लीजिए कि किसी के भी जो आपके एब्डोमेन कैविटी में ही रह गए जो आपके वसन थे, अब उनको क्या है, ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, वसन कोष में लिया जाता है। मतलब उनको ऑपरेशन करके उनको एब्डोमेन कैविटी से निकाल के स्क्रोटम में लाया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या बोला जाता है, आर्कियोपेक्सी बोला जाता है। मतलब गुप्त वसनता बोले तो क्रिप्टोकार्डिज्म के द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसके द्वारा वसन को कहां लाया जाता है, स्क्रोटम में लाया जाता है, वसन कोष में लाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आर्कियोपेक्सी बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, बोले तो कंप्लीट आपके लैब असिस्टेंट के जो आपके नोट्स हैं, वो नोट्स आपको कहां मिलेंगे, अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्ले स्टोर के ऊपर, इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। और याद रखना आपको कैसे मिलेंगे, एकदम फ्री के अंदर ये आपको मिलेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाइए, होम पेज पे ही बैनर दिख जाएगा, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो नोट्स रहेंगे, जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूं, उन सबके नोट्स आपको वहां पर नंबर बाय नंबर मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कंप्लीट जो आपकी साइंस है वो साइंस यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहते हैं तो वो डाउट आप पूछ सकते हैं। अगले जो लेक्चर रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें पर आगे मिलेंगे। थैंक यू।